खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बात करेंगे ऐलान जंग की, जो कि रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ कर दिया है। आलमी बरादरी का खदशा सही साबित हुआ। रूस ने बिलाखिर यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूसी सदर पुतिन ने टीवी पर कौम से खिताब के दौरान मशरक़ी यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया। पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के फौजियों से हथियार डालकर घरों को जाने को कहा। कौम से खिताब में पुतिन ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं रखता। पुतिन ने रूसी ऑपरेशन के खिलाफ मुदाखलत करने को इंतबाह भी दिया है। उन्होंने ऑपरेशन के खिलाफ मुदाखलत करने की कोशिश की सूरत में मॉस्को का रद्द अमल फौरी होगा, इस तरह का बयान दिया। पुतिन ने यह ऐलान ठीक उसी वक्त किया जिस वक्त सलामती काउंसिल का इजलास चल रहा था और रूस से यूक्रेन पर हमला न करने का मुतालबा किया जा रहा था। खबरसाई एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इन इत्तलात की तस्दीक की है, जिनमें कहा गया था कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर मिसाइल हमले किए गए हैं। इसी बीच यूक्रेन की एयर ट्रैफिक एजेंसी की जानिब से मुसाफिर परवाजों के लिए यूक्रेन की फजाई हदूद को बंद करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ रूस की सरकारी एजेंसी ने वजारत दिफा के हवाले से कहा है कि रूस यूक्रेन की फौजी तंसीबात और फजाइये को जंगी हथियारों से निशाना बना रहा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले की तरदीद की है। रूस की ताज़ा कार्रवाई पर अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने रूसी हमले को बिला इश्तियाल और बिला जवाज करार दिया। बाइडेन ने मजीद कहा कि रूस ने मंसूबाबंदी करके जंग करने का फैसला किया है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया के साथ साथ इंसानी अलमिया पैदा होगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ रूस पर आयद होगी। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रूस अपनी फौज को यूक्रेन पर हमला करने से रोके। In the recent past, there were several situations with similar indications, similar rumors. And I never believed in them, convinced that nothing serious would happen. I was wrong. And I would like not to be wrong again today. So, if indeed an operation is being prepared, I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के ऐलान के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमत में इजाफा हो गया है। आलमी सतह पर तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई है। आलमी सतह पर हालात की कशीदगी के बाइस से कीमतों में अचानक इजाफा हो गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस की पाबंदियों की वजह से तेल की कीमत में इजाफे का अंदेशा था, लेकिन रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के नतीजे में तेल की कीमत में अचानक उछाल आ गया। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर अम्बरीश सक्सेना साहब जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर अम्बरीश साहब, ये बताएं कि जिस चीज़ को लेकर के सबको डर था वो हो चुका, अब इसके बाद कैसा सिनेरियो रहेगा, इसके इम्प्लीमेंट्स क्या होंगे न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि दूसरे ममालिक पर भी?
देखिए, जिस बात का खतरा था हम सभी को था कि ऐसा हो सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं अंदर से सब लोग ये सोच रहे थे कि अब 2021 में कोई 50 साल पुरानी स्थिति नहीं है, शायद लड़ाई ना हो या फुल स्केल वॉर ना हो। लेकिन फुल स्केल वॉर हो गई। हालांकि 3 दिन से ही इस बात का पूरा एक फाउंडेशन तैयार हो गई थी जब वहां की पार्लियामेंट ने अथोराइज किया था प्रेसिडेंट पुतिन को, रशिया की, कि वो वॉर करें। मुझको लगता है कि रशिया ने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया। प्रेस्टीज इशू के अलावा जो बड़ी चीज है, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न यूरोप के जितने देश हैं, ब्रिटेन से लेके जर्मनी तक, और इधर यूनाइटेड नेशंस और जितनी नेटो फोर्सेस हैं, उनको भी ये लग रहा था कि ये यूक्रेन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कंटेन कर पाएंगे रशिया को। और रशिया ने इस बात को भांप लिया कि ये लॉन्ग टर्म में रशिया के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि उसके दरवाजे पर नेटो की फोर्सेस बैठी हों। तो वो दोनों तरफ से एक जिद सी थी कि पुतिन ने तय कर लिया था कि नेटो फोर्सेस को अपने दरवाजे तक नहीं आने देंगे, और जो अपना यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो कहीं ना कहीं यूएस और जो नेटो फोर्सेस हैं उनके बहकावे में आ गए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि एक जरा सी बात पर इस तरह की लड़ाई, इतने फुल स्केल लड़ाई को इनवाइट करना, ये कहीं से भी वाइज नहीं था। तो रशिया ने तो एग्रेशन किया है, और एग्रेशन को हम कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि यूक्रेन की तरफ से भी कभी भी कोई ऐसी मीनिंगफुल कोशिश नहीं हुई कि लड़ाई को टाला जा सके। यूक्रेन के प्रेसिडेंट लगातार ही अपनी ताल ठोकते रहे कि हम तैयार हैं, और वो अमेरिका पहले भी खेल खेलता है, अमेरिका ने अपना खेल दिया। 2 देशों को बिना वजह लड़ाई में फंसा दिया, और वो दूर बैठ के तमाशा देखेगा। अमेरिका का पूरी पॉलिटिक्स का इतिहास ही यही है कि वो अपने बॉर्डर्स को तो सेव रखते हैं, अपने देश को सेव रखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए, दूसरे देश को बैटल ग्राउंड बना देते हैं, दूसरे रीजन्स को बैटल ग्राउंड बना देते हैं, जिसका नुकसान पूरे यूरोप को होगा। ईस्ट वेस्ट यूरोप की बात ही नहीं, जिसका नुकसान पूरे यूरोप को होगा, एशिया को होगा, और हमें भारत में भी उसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसका नुकसान बिल्कुल कई मुल्कों को उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे मुल्क को भी उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुहिबुल हक साहब हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर, ये बता दें कि ऐसी सिचुएशन में अभी जब हालात इस तरह के बने हुए हैं, इमरान खान का रशिया दौरा, इसको कैसे देखें? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो कंट्रीज को एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो एटीट्यूड पाकिस्तान के तरह है, पाकिस्तान उसका एक एलाई रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एलाई रहा है, जिसे वो स्ट्रैटेजिक और नेचुरल एलाई कहते थे कोल्ड वॉर के दौरान। लेकिन अफगानिस्तान में जो क्राइसिस थी उसमें पाकिस्तान के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान से ये भी कहा था कि इफ यू डू नॉट कोऑपरेट वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज। जाहिर सी बात है कि एक एलाई को इस तरह की धमकी और उसे मजबूर करना, तो और दूसरी जानिब हम देखें रशिया और अमेरिका के कंपैरिजन कीजिए। रशिया हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ हर क्राइसिस में बहुत डिसाइसिवली खड़ा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका अपने एलाइज को अबंडन करने की आदत रखता है। तो ये जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, अगर मान लिया इमरान खान रशिया के साथ क्लोजर है, रशिया और चाइना और पाकिस्तान और शायद टर्की भी उसको ज्वाइन करे, तो एक जो एक्सेस इस तरह का बन रहा है, तो ये रीएडजस्टमेंट का एक पूरा प्लान है। अपनी सारी कंट्रीज को अपने हिसाब से करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम रशिया के तरफ टिल्ट रखते थे, आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ टिल्ट रखते हैं, चूंकि हमें काउंटर करना है चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज को। तो इस एडजस्टमेंट को इस तरह से आप देखने की कोशिश करें, हर कंट्री इंटरनेशनल एरिना में अपने नेशनल इंटरेस्ट से गाइड होती है। आइडियलिज्म और प्रिंसिपल्स कोई बहुत मानी नहीं रखते। जी बिल्कुल। अमरीश जी, ये बता दें कि नुकसान उठाना पड़ेगा, और पुश अगर यूएस कर रहा है, उसके बॉर्डर्स खतरे में नहीं है, जैसे आपने कहा, ये वेस्टर्न ममालिक, यूरोप ममालिक खतरे में आ जाते हैं, और इंडिया को भी खतरा लाहस हो सकता है। लेकिन क्या इंडिया को पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, इंडिया का तो बहुत ही टाइट रोप पे चल रहा है काफी समय से, जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है। और जिस तरह की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इक्वेशंस हैं कि भारत रशिया को छोड़ नहीं सकता, बावजूद इसके कि रशिया की चाइना के साथ बहुत क्लोज टाइज हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज टाइज हैं, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट नहीं करती। लेकिन चूंकि 60-70 साल से हमारा रशिया के साथ जिस तरह का रिलेशन है, अभी रशिया है यूएसएसआर के साथ था, तो
1950 के बाद से आज तक रशिया हर चीज हर मौके पे हमारे साथ खड़ा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात हो, चाहे इस तरह का हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देश में हो, प्लानिंग के लेवल पे हो, जो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, हथियारों की बात हो, हर तरह से रशिया ने हमारा साथ दिया। लेकिन जो बदले हुए इक्वेशंस हैं दुनिया में, खासतौर पे पिछले 15-20 साल में हम देखें, भारत लगातार अमेरिका के साथ आता गया है। उसके फायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। फायदा यह हुआ कि हम अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे परेशान थे, वहां एक चीज कंटेन कर दी हमारे लिए, इंडिया के लिए यूएस ने, वो हमें सूट करता है। पाकिस्तान के फ्रंट पे हम परेशान हैं, अमेरिका ने वहां हमारी मदद कर दी, पाकिस्तान को कुछ हद तक कंटेन कर दिया, वो हमें सूट करता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने चाइना से दुश्मनी मोल ले ली और रशिया से अपने संबंध उस तरह के नहीं रहे जैसे पहले हैं। अब भारत किस तरफ जाए, रशिया के साथ खड़ा हो कि यूक्रेन मतलब यूएस के साथ खड़ा हो, यह भारत के लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में जब एग्रेशन हुआ है, आक्रमण हुआ है, कोई भी देश, इंडिया भी आक्रमण के साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसका नुकसान आप देखिए, आपकी सारी चीजें महंगी होंगी, तेल से लेके गेहूं तक सब जगह असर पड़ेगा। और सबसे खास बात, आज सुबह से आप अपना स्टॉक मार्केट देख लीजिए, पिछले 5-6 महीनों से हमारे स्टॉक मार्केट की जितनी बुरी हालत है और जितने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहां से पुल आउट कर रहे हैं पैसा फॉर वेरियस रीजंस। बट देन अब क्या होगा, अब मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट या तो बंद करना पड़ेगा आज, क्योंकि खुलते ही 1400 पॉइंट नीचे आया है। तो आपका फाइनेंशियल फ्रंट पे भी देखिए भारत को कितने तरह का नुकसान होने जा रहा है। पेट्रोल और के दाम पे जनता वैसे परेशान है, अब वो $100 के ऊपर कहां जाके रुकेगा, 150 जाएगा, कहां जाएगा वो नहीं पता। नेचुरल गैस के मुद्दे पे हम फंसेंगे, तो अभी भारत को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, क्योंकि टाइट रोप है, यहाँ पर बात हो रही है, इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल है, दोनों तरफ से बैलेंस करना है। लेकिन अगर टिल्ट हो जाते हैं इंडिया की तरफ ऐसे वक्त में जब इमरान खान का दौरा रशिया का, और अगर ज़रा भी टिल्ट होता है तो वो एक वॉइड फिल हो जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान वॉइड वो फिल कर देता है, तो उसके क्या कुछ असरात जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारा रीजन है, जो इलाकाई हमारा इक्वेशंस है, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंडिया के पास हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं ये समझता हूँ, आज मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को ट्वीट भी किया उनको टैग करते हुए कि देखिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि नैम जो है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वो रिडंडेंट हो गया था कोल्ड वार के सस्पेंशन के बाद, या कोल्ड वार के खत्म होने के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद। जी। अब जब ये सूरत हाल बन रही है कि एक न्यू कोल्ड वार शुरू हो चुकी है, हमें याद रखना चाहिए कि न्यू कोल्ड वार की शुरुआत हो चुकी है। उसका मैनिफेस्टेशन ट्रेड वार की शक्ल में भी होता है और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में भी होता है। जी। तो अब मैं ये समझता हूं, और मेरा ये रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि हमें न्यू दिल्ली में नैम की समिट, इमीडिएट एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए नैम कंट्रीज की, नैम को रिवाइव और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करनी चाहिए, नावाबस्ता तहरीक को। और साथ ही साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगी, इसलिए कि वहां पे वीटो करेगा रशिया, हर रेजोल्यूशन को रशिया और चाइना वीटो कर देंगे। ऐसी हालत में वहां से कुछ नहीं हो सकता। तो दो सूरत हाल है, नैम की मीटिंग हिंदुस्तान में की जाए, उससे हिंदुस्तान की एक ग्लोबल लीडरशिप बनती है, और दूसरी हम दो चीजें कर सकते हैं, यूएन और यानी रशिया यूक्रेन क्राइसिस में मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रीस्ट्रक्चरिंग की या यूएन रिफॉर्म की बात को और इफेक्टिवली हम उठा सकते हैं कि जिस तरह से हेल्पलेस है इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस पूरे क्राइसिस में कुछ नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, और वो हिंदुस्तान का शुरू से एजेंडा भी रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना चाहिए। तो हमारे पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इस क्राइसिस का फायदा उठाते हुए नैम को रिवाइव करें, स्ट्रेंथन करें, और यूएन रिफॉर्म को और मजबूती से उठाएं। बिल्कुल। अमरीश साहब, ये बताएं कि अभी जब अब यूएन और नेटो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एक सही रोल जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, ऐसे में नैम की रेलेवेंस है, या फिर वो रेलेवेंस नैम की क्रिएट की जा सकती है?
नहीं, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि नेम को रिवाइव करने का अच्छा मौका है। हालांकि मेरे अप्रीहेंशंस हैं कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से दुनिया, रशिया ने अटैक किया, रशिया पावरफुल है नो डाउट, लेकिन अभी भी जो दुनिया है वो यूनिपोलर ही है, और अभी भी कोई ऐसी पावर है नहीं जो यूएस को किसी तरह से चैलेंज कर पाए। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी कोशिश हो सकती है कि हम नेम को रिवाइव करें, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट जिस तरह से यूएस के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान और चाइना के फ्रंट पर इंडिया जिस तरह से फंसा हुआ है, उसको किसी का उस तरह से सपोर्ट नहीं है जिस तरह से यूएस का सपोर्ट है। तो क्या भारत उस हद तक जाएगा जहां पर यूएस के इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे? क्या इतना भारत रिस्क ले सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भारत। दूसरा, जहां तक नेटो का सवाल है, नेटो तो इस तरह का फोर्स है, वो हम सबको मालूम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रोल हुआ, कोल्ड वॉर के समय में भी नेटो ने क्या रोल प्ले किया। तो ये कहीं ना कहीं नेटो के माध्यम से, आप इराक में भी देखिए क्या हुआ, नेटो का इस्तेमाल करके, और यूएस ने क्या क्या किया। तो कहीं ना कहीं नेटो का इस्तेमाल करके सारी वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स और यूएस अपना गेम खेलने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन क्राइसिस में भी यही है। तो भारत को कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए नेम को रिवाइव करने की, और डिप्लोमेसी में भारत को एक मेजर रोल प्ले करना चाहिए, मीडिएशन में करना चाहिए। उस पे सवाल हैं, लेकिन सवाल के साथ कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। अगर इंडिया इस कोशिश को कर पाता है तो इंडिया का भी कद बढ़ेगा, और दुनिया में जितनी तबाही हमको लग रहा होने वाली है, शायद वो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए इसको। बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, क्या जो बात अमरीश सर ने बताई कि इंडिया एक ऐसा रिस्क ले सकता है जहां पर यूएस के इंटरेस्ट को खतरा हो, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं नेटो और यूएन से पावर शिफ्ट नाम तक, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ, तो ये क्या चीज हो पाएगी? क्या लीड कर पाएगी नाम को इंडिया? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। हिंदुस्तान की अगर आप देखें तो जो एक इमेज थी, जो हमारी एक जिसे कहते थे इंटरनेशनल एरिना में जो हिंदुस्तान कमांड करता था, रेस्पेक्ट, उसमें कहीं ना कहीं पहले से कमी आई है। जो हमारी लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू वगैरह की जो लीडरशिप थी, उस जमाने में इंडिया बहुत कमांड करता था रेस्पेक्ट, और उसका एक रोल होता था। मैं समझता हूं कि हमने थोड़ा सा वो रोल हमारा श्रिंक हुआ है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आप देखें, अभी संजीवा साहब बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज की क्या हालत हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह से ये डेवलप हो रहा है। तो हमारा ये फर्ज भी है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होने की वजह से हमारा ये फर्ज हो जाता है कि हम पीस और सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स की बात को लेते हुए, चूंकि जानों का ज़या होना है, बर्बादियां होनी है, तबाहियां होनी है, नेशनल सॉवरेंटी जो किसी कंट्री की है वो खतरे में है, डायरेक्टली हम रशिया या अमेरिका से कन्फ्रंट करने की बात ही नहीं है। जब हम नाम की बात करते हैं तो चूंकि यूनाइटेड नेशंस कुछ करने के काबिल नहीं रह जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस में भी अगर हम दिल्ली में मीटिंग बुलाते हैं तो दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन का प्रोविजन है, आर्टिकल वो जो उसका सेक्शन 377A है, जिसे जनरल असेंबली ने 1950 में अडॉप्ट किया था। तो 377A के तहत हम यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन की बात कर सकते हैं, और यूनाइटेड नेशंस का एक इफेक्टिव रोल वहां पे हो सकता है ताकि ये फर्दर इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट होने से रोका जा सके। लेकिन जाहिर बात है, इंडिया को कुछ और कंट्रीज के साथ, जिसमें जाहिर बात है जापान भी हो सकता है अगर जापान शामिल हो, ब्राजील है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके साथ मिलकर के एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है हिंदुस्तान। लेकिन नाम की जब हम बात करते हैं कि जब साउथ एशियन कंट्रीज़ की भी हम बात करते हैं तो वैसा इक्वेशन है नहीं, क्योंकि अपने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है जो चल रहे हैं। ऐसे में नाम क्या इस तरह का कदम उठा पाएगा और उसमें किस हद तक सक्सेसफुल रह सकता है, जब हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यूएन और नेटो। जी, आपका ये कहना सही है कि हालात उतने साजगार नहीं। मैं कह रहा हूं कि दिस इज अ टाइम टू बिगिन विद। आपके पास टाइम है शुरुआत करने की, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन अभी और जगहों पे आएगी। रशिया में देखिए, ये जो डोनेस्क और लुहांस्क से आगे ये टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन ये होगा, और ये क्रीमिया को कनेक्ट करना चाहेंगे यहाँ से, यानी यूक्रेन में जो है इसमें ये तबाही और बर्बादी अभी और होनी है, ये वार चलती रहेगी। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप ये याद रखिए कि जो इथनिक रशियन माइनॉरिटी जिसे कहता है रशिया पोस्ट सोवियत स्पेस में, वो नेटो को कभी अलाउ नहीं करेगा कि पोस्ट सोवियत स्पेस में वो इंटरवीन करें। और अब नेटो में मैं समझता हूँ रीथिंकिंग जारी होगी, और विद इन
यूक्रेन और जॉर्जिया में ये भी सोचने के लिए उनकी लीडरशिप ये सोच रही होगी कि जब रशिया डिसाइसिवली एक्ट करता है, चाहे वो क्रीमिया में हो, चाहे साउथ ओसेशिया में हो, चाहे अब्खाजिया में हो, तो नाटो बिल्कुल किनारे हो जाता है, सैंक्शन लगा के किनारे हो जाता है, कन्फ्रंट नहीं करता है। तो हमको ये सोचना होगा कि वो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाने के लिए ईस्टवर्ड एक्सपेंशन में जो नाटो का है उसको इंकरेज करेंगे, या फिर रशिया से कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे पोस्ट सोवियत स्पेस की सारी कंट्रीज को, ये सोचना होगा। और तीसरी अहम बात मैं ये समझता हूं कि नैम के रिवाइवल का इससे अच्छा कोई वक्त नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान को ग्लोबल लीडरशिप लेने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि अब दुनिया ये महसूस कर रही है कि यूएन इज फेलिंग, नाटो इज फेलिंग, इंटरनेशनल कम्युनिटी नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो जो पैसिफिस्ट सेंटिमेंट है 21st सेंचुरी के, उसको हमें इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी कोशिश करनी चाहिए। सक्सेना जी, नेटो इज फेलिंग, यूएन फेल कर रहा है, बार बार यूएस के धमकाने पर, सैंक्शंस पर भी जो है कोई असर नहीं हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में एक पैराडाइम चेंज हो रहा है? क्या आप समझ रहे हैं कि एक पावर शिफ्ट हो रहा है, एक नया स्ट्रक्चर आने वाले टाइम में बिल्ड हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल साफ है। जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो पूरी तरह से बदल रहे हैं। बहुत समय से हम इस बात को नोटिस कर रहे हैं। इस वॉर का अंदेशा तो इस तरीके से मुझे भी नहीं था कि सचमुच डिक्लेयर करके वॉर में चला जाएगा रशिया, लेकिन ये इक्वेशंस बहुत साफ हैं। और जो इक्वेशन रशिया, चाइना और पाकिस्तान, तो ये तीनों का साथ जो इंडियन इंटरेस्ट के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये हो रहा है और ये होगा, इसको कोई अवॉइड कर नहीं सकता। और यूएस बार बार मात खाने के बाद भी मानता नहीं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि सारी दुनिया में क्राइसिस है, उसके मूल में कहीं ना कहीं यूएस की पॉलिसीज है। जिस तरह से उसने इराक में किया, जिस तरह से उसने अफगानिस्तान में किया, ये और जिस तरह से सीरिया में किया, तो रशिया को ने भी अगर जो किया है उसके पीछे ये सारे कारण कहीं ना कहीं मौजूद हैं, क्योंकि उसको मालूम है रशिया को कि अगर उसने कंटेन नहीं किया यूएस को और अगर नेटो को रोका नहीं, तो उसके लिए कल को बहुत सारे खतरे पैदा होने वाले हैं। और इसलिए केवल नेटो की सदस्यता की यूक्रेन की बात सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, उससे बियॉन्ड है चीजें। और वो नेटो को किसी भी हद तक रशिया रोकना चाहेगा, और उसने कैलकुलेट करके ये वॉर किया। उसे पता है कि ये ऐसा टाइम है जब वो एग्रेशन कर सकता है और दुनिया में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ना यूएस कुछ कर पाएगा, ना ब्रिटेन कुछ कर पाएगा, ना जर्मनी कुछ कर पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल सैंक्शन लगाने के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। नाटो में इतनी हिम्मत नहीं है, ना अमेरिका में इतनी हिम्मत है कि वो फुल स्केल वॉर में आ जाएं और अपनी फौजें वहां भेज दें। और पुतिन को ये मालूम है कि ऐसा होगा, तो वो पुतिन अपना जो भी गोल है उतना पूरा करने के बाद मुझे लगता है ऑन हिज ओन वो रिट्रीट कर लेंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे और डिक्लेयर कर देंगे कि हमें जो गोल था वो हमने अचीव कर लिया। जी मुहिबुल हक साहब, क्या अब मान लें कि बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसे में फिर थर्ड वर्ल्ड कैसा दिखेगा? क्या उसके जो है रिपरकशंस हो सकते हैं? देखिए, ये अपने आप में एक डिबेटेबल है। जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जिसे यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर कहते हैं, कि वर्ल्ड यूनिपोलर है, बाइपोलर है या मल्टीपोलर है, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स के बीच में भी इख्तलाफात हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि चूंकि अब मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कम हो गई हैं, तो जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि वर्ल्ड इज मल्टीपोलर। ये एक अलग सूरत हाल है। और हम ये भी देखते हैं कोल्ड वार के दौरान की ये इस्तेलाह, जो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड की जो इस्तेलाह है, वो अब बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। अब इस्तेलाहें दूसरी, हम डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज की बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, देखिए आज सुबह जो बाइडेन का स्टेटमेंट था कि ये वॉर इसलिए बहुत खराब है कि ह्यूमन लाइव्स का ज़या होगा। मतलब ये जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इस तरह के स्टेटमेंट आप देखेंगे, ह्यूमन राइट्स, पीस, डेमोक्रेसी, लेकिन ये बहुत ही हॉलो लगता है अमेरिका के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। अभी सज्जवा साहब जिसकी बात कर रहे थे, अगर आप देखिए इराक में ही सिर्फ देख लीजिए तो WMD के नाम पे फर्स्ट गल्फ वॉर 1991 तो सद्दाम हुसैन ने एग्रेशन किया था कुवैत को, वो एक अलग सिचुएशन थी। 2003 में कोई जवाब नहीं बनता था। UN रेजोल्यूशन 1441 को मैनिपुलेट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अप्रूवल के बगैर बगदाद पे अटैक करते हैं। और अब देखिए वहां पे किलिंग, कम से कम 2 to 3 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं, और एक पूरा टेररिज्म की सिचुएशन डेवलप हुई, ISIS डेवलप हुआ।
आप देखिए, फिर यमन में देखिए, फिर सीरिया में देखिए, लीबिया में देखिए, आप सोमालिया में देखिए, आप सूडान के अल शिफा मिसाइल अटैक को देखिए। तो अल्टीमेटली जब अमेरिका ये बात कहता है कि ह्यूमन लाइफ का ज़या होगा, तो लोगों के सामने जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, उनपे पूरा अमेरिका का रिकॉर्ड, टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट करना, ये पूरा जो ये डबल स्टैंडर्ड, ट्रिपल स्टैंडर्ड जो होता है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूं कि अब हमारे पास क्या चॉइस बचती है? चॉइस तो सिर्फ यही बचती है ना कि वो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज, जिनको वॉर का थिएटर बनाया जाएगा। जी। अमेरिका कभी वॉर का थिएटर नहीं बनेगा, रशिया पे कोई अटैक नहीं होगा, आप याद रखिए। जो वॉर का थिएटर बनने हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज बनेंगे। जितनी वॉर हुई 1945 के बाद में, वो जिसे कहते हैं कि एक जिसे जोन ऑफ पीस कहते हैं, जोन ऑफ पीस कब है? लिबरल कैपिटलिस्ट कंट्रीज रही है, ज्यादातर जगहों पे तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को झेलती रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि नैम कंट्रीज को आगे आकर के और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी इस न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन में। बिल्कुल मुहिबुल हक साहब, और ये ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है यूएस का पुश करना, और इससे उनकी इकॉनमी को फ़ायदा है, लेकिन दूसरी कंट्रियां उससे तबाह हो जाती हैं, और ये देखा है। और यही वजह है कि आज ग्लोबली भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि यूएस को मॉरली ये कहना जो है एक तरह से शोभा भी नहीं देता कि जानों को ख़तरा है या फिर कितना नुकसान होगा। बहरहाल सिचुएशन अच्छी नहीं है, हालांकि इकोनॉमिकली सभी कंट्रीज़ पर इसका असर पड़ने वाला है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।